नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोरोना संकट के चलते देश में शिक्षा के क्षेत्र में इकलौता विकल्प बचा पढ़ाने के लिए और वो था ऑनलाइन मीडियम। और डिजिटल इंडिया के सहारे इसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में डिजिटल मीडिया का प्रसार हुआ है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, या अगर हम पॉवर्टी लाइन को देखें और समझें उस नज़रिए से एक बड़ा तबका है जिसकी रीच से अभी भी ये बाहर है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हायर एजुकेशन में क्या डिजिटल मीडियम में वो कितना कारगर है और क्या डिजिटल डिवाइड नज़र आता है ये बढ़ सकता है, और अगर ऐसा है तो इसे रोकने या इससे बचने या इससे बाहर आने का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ तीन खास पैनलिस्ट हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नाम हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुषमा यादव जी हैं जो कि फॉर्मर मेंबर यूजीसी और वाइस चांसलर हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर चरण सिंह सर हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, अलग अलग संस्थाओं के साथ आईएमएफ जैसी संस्थाओं में जुड़े रहे हैं और प्रोफेसर रहे हैं आईएम बैंगलोर में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर पटवी राम जो कि ऑथर हैं आईसीटी एकेडमी, और जहां पर आपने एक बुक भी लिखी है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन एंड चैलेंजेस को लेकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत राज्यसभा टीवी में। मिस्टर राम, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन को करंट फेज में ऑल ओवर इंडिया में, और किस तरीके से ये क्या डिजिटल डिवाइड इस दौरान हमें नजर आ रहा है, ये है? मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि लोग कहते थे कि एकेडेमिया क्या टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। कोविड-19 ने दिखाया कि एकेडेमिया बहुत से बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोले तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउट वेदर academia would be the last bastion to adopt to technology, but academia has adopted technology like duck adopts to water. आपका जो पूछना है कि क्या ये पूरा भारत में हो सकता है, आप देखें तो अभी कॉलेज में लोग डिजिटल चले गए हैं, स्कूल में भी ज़्यादा सिटी में लोग स्कूल के बच्चे लोग अभी डिजिटल चले गए हैं, होमवर्क डिजिटल में हो रहा है, क्लासरूम चालू हो गया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये शिफ्ट जो है, जो 5 साल 7 साल या शायद 10 साल में होने वाला था, अभी जल्द से जल्द हो गया है। इफ यू आर आस्किंग as to whether this can also reach out to the whole of India, the answer is yes. It will take time, but it will go to the whole of India, for which we need significant amount of connectivity. Okay. मिस्टर सिंह, जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि नीड इस वक्त है, और वाकई ये ऑनलाइन जो मोड है, मीडियम है एजुकेशन का, ये परमानेंट नहीं है, ये सपोर्टिव सिस्टम है जो कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसी मोड को हम समझें तो अभी जो रिपोर्ट है 2019 की रिपोर्ट है, इंटरनेट यूजर जो है इंडिया में वो करीब 6 to 7 मिलियन, हम अगर इस आंकड़े को देखें अपनी पॉपुलेशन और जो एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे युवा हैं, तो ऐसा लगता है कि बड़ा हिस्सा अभी भी इसकी रीच से बाहर है। तो कितना फ्रूटफुल या कितना चैलेंजिंग दिख रहा है ये मोड इस कोरोना काल में, अगर ऑल ओवर इंडिया को हम समझें तो इसको दो तरीके से लीजिएगा। पहला तरीका, जो कोविड-19 का दौर हम यहाँ से गुजर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मिस्टर राम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड शुरू हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, अच्छे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आईएम भी ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहे हैं। पर बात यह है कि क्या हर जगह ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं? स्कूल कॉलेजेस जो गांवों में हैं, सेमी रूरल एरियाज में हैं, क्या उधर हो सकती हैं? तो वहां पर जो आप इंटरनेट सर्वे की बात कर रहे थे, बहुत लाजमी हो जाता है। पूरी दुनिया में स्कूल बंद है,
फ्रांस में, इंग्लैंड में, सब जगह उन्होंने क्या क्या तरीका अपनाया मैं आपसे अभी शेयर करता हूं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके इंटरनेट सर्वे के मुताबिक ही गांव में इंटरनेट एक्सेस बहुत कम है, 5% है, शहरों में करीब 27% है। तो जो रूरल, सेमी रूरल इलाकों में हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, वो बच्चे तो डिजिटल नहीं जा सकते। उसके अलावा आप हम सब लोग दिल्ली या अच्छी जगह में रहते हैं, पर यहाँ पर भी कभी कभी बिजली चली जाती है। मेरे कुछ मित्र बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ पर भी बिजली चली जाती है। तो जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, तो बिजली एक बहुत अहम चीज़ है। हर आदमी यूपीएस या ऐसी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो पहली बात, आपका पहला सवाल, कोविड के दौरान हाँ छोटा सा बैंड एड टाइप किया जा सकता है, पर मैं सोचता हूँ इसमें इतनी बड़ी बात है कि जो हम लोगों को भगवान ने खोल कर दिखा दी है, हमें ब्रिक मोटर की आज के बाद स्कूल कॉलेजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इलिटरेसी हमारी यहाँ 26-27% थी, 74% के करीब लिटरेसी रेट था, जिसमें सिर्फ अपना नाम लिखना, पढ़ना और साइन करना ही होता था, अब उससे हम लोग बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो क्या करें? मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है, हमारे जो इंटरनेट स्मार्टफोन्स भी हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है। सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगता है, आपके राज्यसभा टीवी है, दूरदर्शन है, ये टीवी का माध्यम यूज करके एजुकेशन स्प्रेड की जा सकती है। अब ऑनलाइन क्लासेस बन गई हैं, ऑनलाइन लेसन्स बन गए हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर ऑनलाइन, अच्छी अच्छी टीचर्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन चलने लग गई हैं। तो मुझे लगता है, आपको अगर याद होगा, तो मैं तो जब छोटा होता था उस टाइम पे दूरदर्शन पे क्लासेस चलती थी। वही मैं सोच रहा हूँ, वही सबसे अच्छा माध्यम होगा। आप दूरदर्शन, रेडियो, इन पे अभी क्लासेस शुरू कर दीजिए। एक टाइम था कोई समझता ही नहीं था कि ब्रिक एंड मोटर स्कूल के अलावा, व्हाइट ब्लैक बोर्ड के अलावा पढ़ाई की जा सकती है। अब ये कोविड ने सिखा दिया कि की जा सकती है। तो अब जब सबको पता लग गया, घर में बच्चे स्कूल के बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हैं घरों में, तो मैं सोचता हूँ यही कोविड को एक बहाना ढूंढ के, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के, हम इस एजुकेशन को, जहां तक इंटरनेट जाता है बहुत अच्छी बात है, जहां जी इंटरनेट नहीं है, रेडियो और टीवी के माध्यम से क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दें। ओके सुषमा जी, क्योंकि सरकार ने शुरू भी किया है और करीब 12 से 14 चैनलों के जरिए अलग अलग क्लासेस के लिए डेडिकेटेड चैनल भी लॉन्च किए गए हैं, जिसको और अलग अलग लैंग्वेजेस में विस्तार देने की बात भी चल रही है निकट भविष्य में। लेकिन किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव इस सेक्टर में है, आज के दौर में अगर गांव देहात कस्बों तक इस डिजिटल मोड को हम पहुंचाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में देखते हैं, तो उसका रोल कहां तक है? क्या ये लिमिटेड है और क्या इसे और हम बढ़ाने की तरफ जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो कितना आसान या मुश्किल है? जी कविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको राज्यसभा टीवी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इस विषय पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि राष्ट्र इस समय, पूरा देश इस समय परिवर्तन के दौर से, अनिश्चितता के दौर से भी और कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। कोविड पेंडेमिक आया है और पेंडेमिक जैसे आता है बताकर नहीं आता, ये भी आ गया। हम सबकी शिक्षा डिसरप्ट हुई है। ऑलमोस्ट 320 to 400 मिलियन स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं, इतने बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं। स्कूल और कॉलेज आप ले लेते हैं। और आप बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड क्या है, तो डिजिटल डिवाइड के 3 हिस्से हैं। देयर इज ए जेंडर डिवाइड, और एक फिर शहरी और ग्रामीण के बीच का डिवाइड है, और फिर एक वर्गीय विभाजन जिसको हम कहते हैं, वो क्लास डिवाइड। हमारे यहाँ क्लास डिवाइड मिक्स है, हम क्लासेस को ज़्यादा नहीं मानते हैं बिकॉज वो एक तरह से मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक डिवाइड है जिसमें धनी अमीर वो कह सकते हैं आप, तो वो वर्ग विभाजन है। और अगर हम 2017-18 का NSSO लेते हैं, 18-19 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा, तो उसमें आया था कि सिर्फ 23% के करीब हाउस होल्ड जो थे उनके पास इंटरनेट एक्सेस थी, और उसमें भी रूरल एरियाज में जो 66% ऑफ द पॉपुलेशन ओनली हैड दिस, एंड 14.9%, सॉरी टोटल 66% और 14.9% जो पॉपुलेशन थी अर्बन हाउस होल्ड्स में, 42% अर्बन हाउस होल्ड्स में और 14.9 रूरल हाउस होल्ड्स में इंटरनेट एक्सेस थी। अभी अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट सर्वेज ने बताया है कि केवल 10% हमारी पॉपुलेशन या हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जहां इंटरनेट एक्सेस भी है
और पावर सप्लाई भी अनइंटरप्टेड है। ये दोनों चाहिए। टीवी भी चलाएंगे तो पावर सप्लाई चाहिए हमको, और नहीं तो अगर मोबाइल्स या लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स की बात करते हैं तो हमको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। तो ये अभी एक बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, और इसमें भी फिर अगर बात करते हैं तो महिलाएं केवल 16% थी और पुरुष जो थे वो 36% थे, जो एक स्मॉल मिनिस्क्यूल है। तो अभी अगर हम ये कहते हैं, प्रसन्न होने के लिए हम कह सकते हैं कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारी मजबूरी भी है। और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि पटाभी राम, जिन्होंने मेगा ट्रेंड्स की बात की है, आने वाले समय में क्या मेगा ट्रेंड्स होंगे हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, इस समय मैं गांव में बैठी हूँ, और इस गांव में मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर ना करे बीच में बत्ती चली जाए या लाइट चली जाए। वैसे हरियाणा बहुत अच्छे राज्यों में से है, और क्योंकि फिर हम डिसरप्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे यहाँ जब मैंने विश्वविद्यालय के बच्चों से बात की तो शायद 60-70% बच्चे उसमें आ गए, लगभग विश्वविद्यालय के बच्चे। लेकिन महाविद्यालय के बच्चों से जब मैंने बात की तो 40% से ज़्यादा बच्चियाँ, क्योंकि ये एक हमारा विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय है, 40% से ज़्यादा बच्चियाँ हमसे नहीं जुड़ पाई, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी अपने स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वो उनके पिताजी के या भाई के फ़ोन्स हैं। इसलिए डिजिटल डिवाइड तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे नहीं चल सकते। और मैं चाहती हूँ कि इस विचार विमर्श से अवश्य बात निकलेगी कि हम आगे कैसे चलें। इस डिवाइड का आप कहें तो छोटा सा हिस्सा और भी बताना चाहती हूँ। जी, मैं इस पर आऊंगा कि किस तरीके से रास्ते क्या हैं अगर दुनिया के अलग देशों में देखें, और हमारे पास जो क्षमता और विकल्प हैं उस पे हमारे पास अच्छा विकल्प क्या हम चूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मिस्टर राम, क्योंकि आपने काफी इसमें स्टडी की है कि किस तरीके से ये ट्रेंड दिख रहा है आने वाले दिनों में अगर डिजिटल डिवाइड को समझिए, और क्या बड़े चैलेंजेस आपके नजर से इस वक्त हैं सामने हमारे। मेरे ख्याल में जो पहला और बहुत एकदम महत्वपूर्ण ट्रेंड है वो होगा सेल्फ लर्निंग। मैं डिजिटल डिवाइड के बारे में कुछ समय के बाद बात करता हूँ। तो अभी सेल्फ लर्निंग में क्या होगा कि यदि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मुझे 50 सब्जेक्ट पढ़ना है, सो तकरीबन 10-12 सब्जेक्ट मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेसर मुझे बताएंगे कि देखो 30 वीडियोस हैं, इंटरनेट में है, अंग्रेजी में इसे क्यूरेटेड वीडियोस कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर देख लिए हैं इनको और समझ लिए हैं कि ये अच्छा वीडियोस हैं, तो बच्चों को इसको पढ़ के आना पड़ेगा। पढ़ के आने से एडवांटेज क्या है कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनको बेसिक समझाना नहीं पड़ेगा, उनको जो जो प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं वो समझाएंगे, और जो जो डिफिकल्टीज है बच्चों को जो जो क्लैरिटी नहीं है उस बात का क्लैरिफाई करेंगे। बिगेस्ट चैलेंज जो है, जो जैसे बोध सिंह साहब और मैडम ने बताया, तो कि बिजली है या इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है या नहीं है रूरल इंडिया में, भारत में, वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होगा। इस टाइम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डिजिटल एजुकेशन ऑटोमेटिकली अभी हमें स्कूल चिल्ड्रन को ले जाने का आवश्यक नहीं है। बच्चों को, स्कूल बच्चे को जो 7 क्लास में है, 8 क्लास में है, उनको जाके आप लैपटॉप के आगे बैठिए, मैं लैपटॉप से सिखाऊंगा, मे बी दिस इज नॉट ऑल राइट। दिस इज ओके फॉर हायर एजुकेशन वेयर देयर इज अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी। यही मेरे ख्याल से बिगेस्ट चैलेंज होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनका क्या कनेक्टिविटी अच्छा है। आप देखें तो इलेक्शन के टाइम में, मैं राजनीति का बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप्स दिए थे, तो ऐसे गवर्नमेंट लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसा सिंह साहब ने बताया और आपने भी बताया, टेलीविजन के जैसा एक टाइम इग्नू कर रहा था, टेलीविजन के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। तो वी शुड एक्चुअली कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड टेलीविजन टू रीच मे बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। ओके सिंह सर, क्योंकि इस देश में अगर हम गरीबी को समझें और देखें तो सरकारों के सामने, कोई भी सरकार रही हो, एक बड़ा चैलेंज रहा है कि किस तरीके से उनको एट पार किया जाए या कम से कम एक बेसिक स्टैंडर्ड के लेवल पर लाया जाए। अब अगर मैं एजुकेशन में कहूं और हायर एजुकेशन पे, एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो कि मैं कहूं कि सब्सिडी या छात्रवृत्ति जो मिलती है उनको, उसके जरिए वो पढ़ाई करते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराना, उन्हें लैपटॉप, टैब या हाईटेक मोबाइल देना,
इसकी जिम्मेदारी असल में किसको लेनी चाहिए, और अगर वर्ल्ड में कोई इस तरह के मॉडल्स हैं तो वो क्या बेटर मॉडल हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, ये अभी मिस्टर राम ने भी बहुत अच्छी बात कही और मैं इस पे लिख भी चुका हूँ। जब कस्तूरी रंगन वो कमीशन आए थे स्टडी पे, नॉलेज एजुकेशन का जो कमीशन थे, आपको अगर याद होगा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का। अभी बात ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम ये सोचते अनिवार्य है कि आप स्कूल में आके बैठिए, आपकी अटेंडेंस लगेगी और आपका ब्रिक एंड मोटर स्कूल होगा, मास्टर जी आएंगे और फिर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये करते चलेंगे। मैं इससे अच्छा आपको इंडिया की जो हमारी सभ्यता है वहां लेके जाता हूँ। वहां पर गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम में आप देखिए क्या होता था। आप जब गुरुकुल में जाते थे तो मास्टर जी आपका एक इम्तिहान लेके समझ जाते थे ये बच्चा कहाँ पर है, उसको ज्ञान देना शुरू करते थे। आपने और भी देखा होगा, हमारी जो अपनी पुरानी यूनिवर्सिटीज थी उसमें भी हम लोग ये 1 2 3 4 करके केजी से शुरू नहीं करते थे। कहने का मेरा भाव है, हम सब लोगों को जो एजुकेशनिस्ट हैं हमें सोचना है कि जब हम 11वीं का एग्जाम लेते हैं, 12वीं का लेते हैं, बीए का लेते हैं, हम देखना क्या चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं नॉलेज है कि नहीं उस कैंडिडेट में। अगर उस कैंडिडेट में नॉलेज है तो ठीक है, वो कोई भी काम कर सकता है। शुरू में अभी मिस्टर राम कह रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि इंडस्ट्री के साथ कैसे हो। आपने देखा होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां मैं 1.5 साल वहां पोस्ट डॉक्टरल किया है, वहां पे सिलिकॉन वैली के साथ कैसा गठजोड़ है। इंडस्ट्री और एजुकेशन एकेडमिक कैसे साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप एजुकेशन को डिग्री से, क्लासरूम एजुकेशन को डिग्री से हटा दें, आप कहें कि 10वीं का एग्जाम होगा, कोई भी दे सकता है और कहीं से भी आप क्लासेस अटेंड करें, टीवी की क्लासेस अटेंड करें, इंटरनेट की क्लासेस अटेंड करें, बड़े बड़े प्रोफेसर्स की क्लासेस अटेंड करें। मैं 10वीं का एग्जाम का पेपर सेट करूंगा, जब मन है जहां से मन है आप अपीयर हो जाइए। अगर आप पास कर गए, आप 10वीं पास हो गए। आप 6 साल के हो, आप 20 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12वीं का भी एग्जाम वैसे ही, इंजीनियरिंग का भी एग्जाम वैसे ही। तो जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि डिजिटल की जो चैलेंजेस हैं, इतने इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, पूरी हम लोग को वायरिंग, उसके बाद इतने हैंडसेट्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स बांटने, फिर इंश्योर करना बिजली बनी रहे, ये किस लैंग्वेज में आप ये सब करेंगे, ये सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। होगा क्या? ज्ञान की सोसाइटी बन जाएगी। इधर हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इंटरनेट या टीवी के चैनल से सुन के ज्ञान को बढ़ोतरी करेगा, आपका एग्जाम पास करता जाएगा। और जब उसके पास सर्टिफिकेट आ गया, 10वीं पास, 12वीं पास, बीकॉम पास, एमए पास, तो दुनिया भर में कहीं भी वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश में है, इसका फायदा हम ही लोगों ने उठाना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ये मैं आपको क्यों सुझाव दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ, 6 लाख गांव हैं, 33% गरीबी रेखा है। वो जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्होंने शायद कभी लैपटॉप देखा ही नहीं है और उन्होंने कभी आईपैड देखा ही नहीं है। उनको कीबोर्ड अंग्रेजी में, सारे कीबोर्ड अंग्रेजी में है। कीबोर्ड को अंग्रेजी में आप हिंदी में भी कर देंगे, पर वो छात्र उड़ीसा का है या बिहार का है, या वो छात्र गरीबी रेखा के नीचे है पर आंध्रा में है, उसको हिंदी का और अंग्रेजी का कीबोर्ड ही नहीं समझ आएगा। तो इसलिए एक शॉर्ट सर्किटिंग का रास्ता मैं बता रहा हूं और कहीं नई चीज नहीं बता रहा हूं। ये हमारी सभ्यता में से है, 5000 साल पुरानी की सभ्यता, गुरुकुल का सिस्टम है। आप उसका परीक्षा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए कहां से वो ज्ञान इकट्ठा करेगा। आपको पता होगा हमारे यहाँ तो कहानियां है को गुरुजी ने उसको कहा मैं नहीं लूंगा। एकलव्य की स्टोरी बता रहा हूँ, कैसे उसने अपने आप में ज्ञान ग्रहण किया और कितना ही ज्ञान इतना इकट्ठा कर लिया, कैसे किया। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये डिजिटल वर्ल्ड से हमको ये जानना मिल गया, ये आंखें खुल गई कि ये भी हो सकता है, हम उस तरह की इसका प्रयोग करें। सुषमा जी, वाकई जो सिंह साहब कह रहे हैं, क्या इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट या फिर नए मॉडल के जरिए हम ज्यादा रिच कर सकते हैं हायर एजुकेशन को, नॉलेज बेस्ड कर सकते हैं, जो अभी मैं कहूँ कि सर्टिफिकेट बेस्ड एक तरीके से नजर आती है? जो सिंह साहब ने कहा है, मैं सच में उस बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ। एक सुंदर स्वप्न है वो हमारे सामने और मैं चाहती हूँ हमारी शिक्षा उस तरफ चले।
लेकिन बहुत सारे उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, और हम सब ये चाहें कि हम ये जो कॉलोनियल शिक्षा पद्धति हमें दी है कि आप केजी में आए, फिर फर्स्ट में आए, फिर फिफ्थ में आए, फिर एट्थ में आए, फिर नाइन्थ में आए, फिर ट्वेल्थ में आए, फिर जाकर के आप आपके बीए में आ सकते हैं, और बीए नहीं करेंगे तो एमए में नहीं जा सकते हैं। आप कितने भी स्मार्ट हों, कितने भी नॉलेजेबल हों, लेकिन डिग्री आपको चाहिए ही, और समय के अनुसार डिग्री चाहिए। 5वीं बार फेल हो गए तो 6ठी बार मुश्किल होगा अगर आपके ऑर्डिनेंस में ऐसा नहीं है। ये बंदिशें हैं। डिजिटल एजुकेशन हमें इन बंदिशों से बाहर ले जाएगी। और बहुत सुंदर बात उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया है। एकलव्य का अंगूठा फिर कोई नहीं मांग सकेगा, क्योंकि उसने तो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा है, गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है बहुत सारे एकलव्य निकल कर आए यदि उनकी एक्सेस हो। उसके लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, राष्ट्र को तैयारी करनी होगी, वो मैं समझती हूँ कम से कम 5 फ्रंट्स पे करनी होगी। पहला फ्रंट जिसकी एक्सेस की बात है, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट्स, वो सब कब उन तक पहुंच पाएं, ये बहुत आसान और बहुत जल्द नहीं है। कोशिश तो होगी कि वो पहुंच सके, क्योंकि उसको चलाना भी पड़ता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे राज्यों ने लैपटॉप बांट दिए, स्मार्टफोन बांट दिए। पता चला वो ऐसे बच्चों के पास गए जो उसे चलाना भी नहीं जानते, और चलाएं तो उसके लिए जो कनेक्शन चाहिए, पावर चाहिए, वो उसके पास नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक्सेस की फ्रंट पे किसी तरह हम प्रयास करें, और नहीं तो टेलीविजन, आजकल मैं देख रही हूँ इग्नू के सारे चैनल्स टेलीविजन पर चल रहे हैं। जो ज्ञान दर्शन है, स्वयं प्रभा जो यूजीसी ने आरंभ किया था, ऐसा लगता है जैसे कुछ देख लिया था, कहीं ऐसी आशंका थी या नहीं थी, पर एक्सेस बढ़ाना चाहते थे हम। तो स्वयं प्रभा में इतने टीवी चैनल्स विभिन्न भाषाओं में लगातार चल रहे हैं। जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार पूरे दिन पाठ चलते रहें, और बच्चे को जब अवसर मिले वो आकर के उसे पढ़ ले और देख ले और समझ ले। ये बहुत सुंदर प्रयास होगा, परंतु एक पेडागोजी एंगल है। आप उनमें से अधिकांश देखिएगा जो क्लासेस या जो चल रहे हैं ना अभी, वो ऐसे चल रहे हैं, उसमें इंटरैक्टिव बहुत ज्यादा कोई भी नहीं होता, क्योंकि अभी उस तरह की ट्रेनिंग हमारे टीचर्स को नहीं मिली है। हम लोग वॉक एंड चॉक, सामने बैठा है बच्चा, फिर हम पढ़ाना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे, फिर समझाएंगे। ये आप उन चैनल्स में नहीं कर सकते हैं। तो उनको टीचर ट्रेनिंग का फ्रंट आता है इसमें, जो कि टीचर्स को डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए, आसान उन तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। ये एक और फ्रंट है जिसकी हमें सामना करना होगा। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और ऐसे संस्थान हैं जहां ये सब सुविधाएं नहीं हैं। तो कोलैबोरेटिव एंगल जिसकी बात प्रोफेसर सिंह ने भी की है और पट्टाभी जी ने भी की है, कि जो संस्थान टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं और फिर कुछ संस्थान जो टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, या इंडस्ट्री जो उनको हैंड होल्ड कर सकती है या उनको सपोर्ट कर सकती है, उन दोनों को साथ लाना होगा। यदि वो शिक्षण संस्थान होंगे तो इसको हम मेंटर मेंटी मॉडल कह देंगे कि वो उनको सहयोग करें। और यदि इंडस्ट्री है तो जिसकी हम बहुत वर्षों से बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज हो, तो वो बन जाएगा। ये एक फ्रंट है। इन सबको हम साथ लेकर चलेंगे, तब हम, मुझे लगता है कि बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचा पाएंगे। ये तैयारी हमें अवश्य उसके लिए करनी होगी। कुछ बातें और भी हैं, लेकिन अगर एक और दौर होगा तो मैं बात करती हूँ। जी, मैं वक्त कम है कि मिस्टर राम, मैं चाहूंगा कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं और जिस तरीके से रीच है और जो नए नए ऑप्शंस की बात हम देख रहे हैं या फिर हम इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, रास्ता या वे आउट मैं कहूँ, कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना चाहिए? अच्छा, मैं उसके पहले 1 मिनट सिंह साहब ने जो बताया उसके बारे में बताता हूँ। वो इससे भी कनेक्टेड है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मे बी 5-6 साल या 7-8 साल में जो इंटरनेट जनरेशन के बच्चे जब कॉलेज से निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियरिंग 4 साल में पढ़ना है। तो अच्छे होंगे तो 3 साल में ख़त्म कर सकते हैं, या चाहे 6 साल में ख़त्म कर सकते हैं, 7 साल में ख़त्म कर सकते हैं, और इसका प्रभाव जॉब मार्केट में नहीं पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ कोई नया चीज़ नहीं है। यूएस में ऐसा होता है, यूके में ऐसा होता है, कनाडा में ऐसा होता है। यदि हम वो कर देंगे तो जैसा सुषमा मैडम ने कहा, यू विल कंप्लीटली डिलिनिएट डिग्री फ्रॉम स्किल्स। ओके, आपका प्रश्न के ऊपर अभी चर्चा करना चाहूँगा कि जो मेजर चैलेंज आज है, मेरे ख्याल से
ये टेक्नोलॉजी सीखना, टीचर सीखना, स्टूडेंट सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। बिगेस्ट चैलेंज है कि अभी ये सब कैसा उनको रीच करेंगे। तो जिस तरह आपने बताया कि रूरल इंडिया में नहीं जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 5G कितना जल्दी ला सकती है, कनेक्टिविटी कितना क्विक हो सकता है, स्कूल डिफरेंट स्कूल्स में ये सब कर सकते हैं, क्या देखना पड़ेगा। या क्या हमें इतना स्कूल चाहिए, क्या हम कुछ स्कूल्स मर्ज कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। और बीच में एक बार मैं समझा आपने पूछा ये कैसा हो सकता है, गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर से मिलाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े फिलॉन्थ्रफी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो ज़्यादा पैसा इसमें डालते हैं, एजुकेशन में डालते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, अभी ज़्यादा कॉरपोरेशन स्कूल्स हैं जहाँ लैंड है, किंतु पढ़ाने के लिए उतना, मैं किसी के ऊपर I don't want to blame anybody, but we don't have outstanding teachers teaching there. So as a private public partnership, गवर्नमेंट को कॉरपोरेशन स्कूल में प्राइवेट प्लेयर को दे दीजिए, प्राइवेट प्लेयर वहाँ आके पढ़ाने दीजिए, आप उसमें स्टेक रखिए, गवर्नमेंट स्टेक रखिए, देखिए कैसा हो रहा है। तो इफ वी डू दैट, आई थिंक वी विल हैव अ significant working together of both private and public, both of whom have great interest in education. Okay. सिंह सर, बहुत संक्षेप में सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा कि वे आउट जो दिख रहा है, इसके साथ साथ रोल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर मैं कहूं कि ट्रस्ट या इस तरह के अलग अलग जो संस्थान हैं उनको आगे आना होगा। देखिए, सादी सी बात समझिए, ज्ञान एक मंजिल है, हम लोग अज्ञानता में हैं, ज्ञान एक मंजिल है, 10वीं का ज्ञान, 12वीं का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, ये स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग एक रास्ता है। जैसे मुझे अमृतसर से दिल्ली जाना है, रास्ते में गाड़ी भी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, टैक्सी हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, जेट भी हो सकता है। ये स्कूल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आईपैड, ये सारे एक माध्यम है वो ज्ञान तक पहुंचने के लिए। उसमें पहुंचने के लिए ज्ञान, अगर कोविड वायरस हवा में लटक रहा है, ज्ञान क्यों नहीं हवा में लटक रखता जो मैं एकदम ग्रहण कर सकूं, कर सकते हैं। उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जरूरत होगी, अलग अलग माध्यम से ज्ञान दिया जा सकता है। जितने भी माध्यम है, अच्छे प्रोफेसरों की भी जरूरत पड़ेगी। जब मैं पढ़ता था, मेरी क्लास में एक कुंजी भी चलती थी, कुंजी आप समझते होंगे, वो जो पीछे पिछड़ा लड़का होता था वो पहले कुंजी से पढ़ता था, फिर अच्छी किताब पढ़ता था। हर किस्म की, हर किसी टीचर की जहाँ जरूरत होगी। हार्वर्ड का प्रोफेसर इन बच्चों को पहले दिन नहीं समझा पाएगा, मेरे जैसा एक प्रोफेसर पहले समझाएगा, फिर हार्वर्ड की बात आपको समझ आएगी। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सबको मिलजुल के काम करने की जरूरत है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी इसलिए जरूरी है कि ज्ञान हमारी मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग गाड़ियां अपनानी पड़ेंगी, ये भी एक गाड़ी है। ओके सुषमा, बहुत संक्षेप में, कैनवस के बाहर जाकर कुछ सोचना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा इस कोरोना एरा के बाद हमें। जी, तो मैं इसमें ये कहूँगी, जो स्पोकन ट्यूटोरियल्स का कंसेप्ट है वो हम थोड़ा बढ़ाएं ताकि बच्चे उसे समझ सकें। वर्चुअल लैब्स को हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यंत्रा IIT मुंबई ने बहुत पहले से आरंभ किया है, उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। और यदि सब तक पहुँचना है तो हमें प्रयास करना होगा कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो लो बैंडविड्थ पे चल सके, लो इंटरनेट पे चल सके और सब बच्चों की उस तक पहुँच हो सके। यदि ऐसा होगा, हम इस संकट को सच में एक अवसर के रूप में बदल पाएंगे और हो सकता है कि उच्च शिक्षा की जो हम अभी तक एक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ऐसा इस समय संभव हो पाएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए और समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि असल में हायर एजुकेशन और जो डिजिटल मोड है वो कितना प्रभावी है, लेकिन डिजिटल डिवाइड भी क्या इसके साथ बढ़ रहा है और उसे रोकने या खत्म करने की दिशा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम हम ले सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।